दोस्तों, यूपीपीसी 2026 अभी दूर लग रहा होगा, पर जो एस्पिरेंट्स आज से शुरू करता है, वही अगले साल एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है। वैसे तो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन थोड़े ही लोग होते हैं जो प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। आज मैं आपको वो 6 मंथ का रोड मैप बताऊंगा, जिससे प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर दिन आपका एग्जाम ओरिएंटेड बन जाएगा। और ये एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये आपके सिलेक्शन का एक प्लान है। इसी के साथ में मैं डिटेल में एक फाउंडेशन फेज में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे फेज में चलेगा, कौन कौन सी बुक कौन कौन से सब्जेक्ट की है, जो मैं अपनी खुद की बुक लिस्ट आपको बताऊंगा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, इवन यूपी स्पेशल के लिए। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, और इसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से दिन पे कौन कौन सी चीजें आपको खत्म करनी है, मेंस ओरिएंटेड कैसे रह के पढ़ना है, ताकि प्रीलिम्स इस बार निकले तो मेंस मेरा ना रुके और रैंकिंग आ जाए उसके ऊपर से। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो है बुक लिस्ट। हर एक जीएस के मेंस के सिलेबस की बुक लिस्ट भी आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी। ओके। अब बात है कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला, तो मैंने 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये इतना जानता हूँ कि अगर मैं इस बुक को आपने कर लिया और मैंने जो बता दिया आपको, तो डेफिनेटली आपका निकलना भी बहुत आसान है। प्रीलिम्स मेंस तो एटलीस्ट नहीं रुकेगा, बाकी तो बात की बात है, बाकी आपके ऊपर है जितना आप पढ़ते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या चीज है, पहले हम फाउंडेशन में फर्स्ट में लेंगे एनसीईआरटी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। फिर स्टैटिक सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लानी है और नोट्स मेकिंग लानी है। अब ये आपको कब तक करना है, ये आपको करना है लगभग दिसंबर तक। ओके। तो 2 महीना है, 2 महीने में आपको एनसीईआरटी भी खत्म करनी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे करने हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट को भी अच्छे कर लेना है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में क्या चलेगा, यही आपका स्टैटिक जो सब्जेक्ट था जो एनसीईआरटी के साथ आप कनेक्ट करके चल रहे थे, अब यही चालू हो जाए आपका जनवरी से लेके फरवरी तक। एडवांस बुक पे आ जाओगे, आप पीवाईक्यू को और डीपली एनालाइज करने लग जाओगे, करंट अफेयर पे और ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे, और सब्जेक्ट लिंकिंग में यहाँ पे आपको काम करना और एलिमिनेशन प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी, जो कि मैं खुद भी बताऊंगा बड़ी जल्दी, आपके सामने देखने में मिल जाएगा। ओके। फिर आपका आता है हमारा मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीना आता है, जहां तक कि अगर मई में एग्जाम हुआ तो प्रीलिम पुश का महीना आ जाएगा, जो लास्ट का 3 मंथ बचेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, रिवीजन, स्पीड प्रैक्टिस रहेगी। फिर अब ये तीनों चीज करने के बाद आपको एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होना चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है, फिर आएगा आपका मेंस का प्रिपरेशन, जिसके बारे में हम मेंस के बारे में ही बात करेंगे। ओके। तो अब सबसे पहला बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी स्ट्रेटेजी और कैसे कैसी बुक होनी चाहिए। सबसे पहली है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी 11th 12th की होनी चाहिए बुक, ये रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी, और इसी के साथ में घटना चक्र है। ठीक है। अब घटना चक्र भी आपको पढ़ना है। घटना चक्र क्या है, एक पीवाईक्यू है। पहली बात तो ये चीजें क्लियर रखी है अपने दिमाग में कि घटना चक्र एक पीवाईक्यू है, ना कि घटना चक्र एक बुक है। सिर्फ घटना चक्र पढ़ के जाओगे तो एग्जाम नहीं लिख लेगा। ओके। तो घटना चक्र और घटना चक्र और कुछ स्टैटिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी आप पढ़ के जा रहे हो, तो आपका निकलना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना आपको दिमाग में क्लियर है। तो घटना चक्र में क्या पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो यूपी स्पेसिफिक होंगे, जितने भी यूपी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे बस उनको ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यूपी स्पेसिफिक मतलब जितने भी यूपीपीसीएस आयोग या यूपी गवर्नमेंट पूरी कंडक्ट करवाती है एग्जामिनेशन को, बस उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आपको बस वो पढ़ना है। रीड कैसे करना है आपको, पहली बात तो सबसे पहले रीड करिए, कोई भी चीज पढ़ रहे हो, फिर पीवाईक्यू को देखिए, फिर रीड करिए, फिर ट्राई करिए कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे टिप क्या है मेरी तरफ से, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में 2 3 चीजों का सबसे पहले ख्याल रखिए। सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छा रखिएगा, कॉन्सेप्ट से थोड़े भी वीक मत रहिएगा। दूसरी चीज है आर्टिकल। आर्टिकल जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गए। तो ये सब के आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखिए, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, और ये अभी अभी आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखा भी होगा। फिर चलते हैं हम ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटी यूजुअली, और ये 11th 12th की है। पहली है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरी है फिजिकल फॉर फंडामेंटल फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, और चौथी है हमारी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये चारों के चारों आपको दिख भी रहेंगे, हिंदी में भी सेम इमेज है, बस नाम अलग अलग होंगे, आप जाके मैच कर लीजिएगा। अगर ये 4 एनसीईआरटी करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है, पहले तो ये 4 कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो 6 to 10 तक चले जाइएगा। अगर समझ में आ जाए तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर एटलस पढ़िएगा। एटलस में कौन सी मैगजीन कौन सी बुक लेनी है एटलस के लिए, तो ऑक्सफोर्ड की लेनी है। कौन सी लेनी है, ऑक्सफोर्ड की लेनी है, बस ये याद रखिएगा। ओके। ऑक्सफोर्ड की मैगजीन आती है वो ऑक्सफोर्ड की जो आपको एटलस की बुक आती है वो आपको लेके यहाँ पे करना है। तो 2 चीजें आपकी क्लियर होगी, ज्योग्राफी के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और घटना चक्र, घटना चक्र में जितने भी लोकेशन वाले क्वेश्चन है ना,
कि ये रिवर कहाँ पे है, ये माउंटेन कहाँ पे है, ये मिनरल्स कहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल कहाँ पे है, तो यहाँ पे जाके आप ये देखिए। तो इससे क्या करना है आपको, सबसे पहला जैसे ही आपका ये खत्म होता है तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, घटना चक्र में सिर्फ वही चीज पढ़िएगा जो यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती थी एग्जाम, उसके अलावा एमपी का मत पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ का मत पढ़िएगा, बिहार का मत पढ़िएगा, सिर्फ यूपी का पढ़िएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का भी। अब आगे चलते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, तो एंशियंट के लिए आर एस शर्मा है, मिडविल के लिए सतीश चंद्रा है, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा है। ये आपको सबको पता है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, कुछ कुछ इसका ऐसा इमेज दिखता है आपके सामने, ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि न्यू जो एनसीईआरटी होती है, फॉर एग्जांपल की जैसे कि ये आपको दिख भी रही होगी, है ना, कि एक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है, पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, फिर उसके बाद थीम्स इन इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से है। तो अब ये इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है, स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा था। अगर स्पेक्ट्रम पढ़ना भी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लिक कर दूंगा, बस उसको ही जाके पढ़िएगा, हर चीज मत पढ़ते बैठिएगा, ना टाइम बर्बाद हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल करता है। आपका टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, आप उतना ज्यादा ग्रोथ करोगे, है ना। वरना तो बतेरे लोग हैं ऐसे जो आपको बता देंगे ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, पढ़ाने भी लग जाएंगे एनसीईआरटी। अब जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, या तो वो आधा अधूरा पढ़ा रहा होगा, या तो आपको भी वहां पे वो कंफ्यूज कर सकता है कि ये ऐसी चीजें नहीं होती, ऐसी ऐसी चीजें नहीं होती, तो जिससे आपको भी तकलीफ हो सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक के ऊपर। इकोनॉमिक के लिए क्या है, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या तो सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो यूनियन के बजट, यूपी गवर्नमेंट के बजट और सेंट्रल यूनियन बजट, ये दोनों आपको अच्छे से इकोनॉमिक में करके आना है। और बिलीव में 12th की एनसीईआरटी के लिए सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हर साल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है। इवन यूपीएससी में ज्यादा अगर क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से आ जाता है, जो कि 12th की एनसीईआरटी है। तो ज्यादा कहीं भटकिए मत, बिलीव मी, इतना बुक अगर आप करके जाते हो ना, तो प्री क्या मीन्स भी नहीं रुकेगा कभी गलती से भी। लेकिन इतने बुक को छोड़ के जाते हो ना, अगले साल फिर आने वाला है, फिर अगले साल अब आओगे और फिर बैठ के एग्जाम दोगे। फिर अंडरस्टैंड करिए क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला आपको यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कि आपके कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा अच्छे होंगे इकोनॉमिक्स में, उतने ज्यादा आपको मदद मिलेगी। अब कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग हो सकता है, जैसे ही आपका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा, तो आपको क्या करना है, डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर को अपने स्टैटिक के साथ कनेक्ट करिए। देखिए गवर्नमेंट की कैसी कैसी पॉलिसीज है, और आप कहाँ पे किस तरीके से स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके प्रेजेंट कर सकते हो। अब यूपीएससी या यूपीपीसी का प्रीलिम्स इस तरीके से नहीं रह गया है कि आप बस एक बार देख के गए और हो गया, ये पूछ रहे जीडीपी क्या है, ऐसा नहीं है, अब कनेक्ट करना सीख गए, है ना। तो कनेक्ट करिए, इससे ज्यादा मदद भी मिलेगी। फिर आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया था, शंकर आईएएस है, पीएमएफ आईएएस है, ये दोनों को मिला के पढ़िए। तो शंकर आईएएस से स्टैटिक पढ़िए, पीएमएफ आईएएस ये करिए। अब बात है कि प्रीलिम्स के सिर्फ करना है, तो कुछ लोग होंगे यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ना है भाई, उनको तो एग्जाम नहीं, सिर्फ वो बैठे ही यहाँ पे कि प्रीलिम्स पढ़ ले, चाचा फूफा मामी सबको बता देंगे कि हमारा तो प्रीलिम्स निकल गया, बस मेंस तो हमारा कुछ अता पता नहीं है। तो जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आए वो सिर्फ घटना चक्र कर लीजिए, और जिनको प्रीलिम्स नहीं, जिनको पूरा एग्जाम निकालना है, तो ये सब चीजें को पढ़िएगा। ओके, आगे चलता है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर से। अब इसी में इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करना है, यूपी का इन्वायरमेंट जितने भी एक्ट्स है, जितनी भी पॉलिसीज है, उसको अच्छे से कवर करिए। फोकस क्या रखना है आपको यहाँ पे, क्लाइमेट जितनी भी ट्रीटीज हो रही है, जितने भी नेशनल पार्क्स बने हैं, जो भी यूपी में स्टैब्लिशमेंट हुए, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जितने भी नेशनल पार्क स्टैब्लिशमेंट हुए, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, अब साइंस टेक पे चलते हैं। साइंस टेक में क्या है, एनसीईआरटी 6 to 10th की है, तो 6वीं से लेकर 10वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी है आपको सब करनी है। इसमें सिर्फ एक काम करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेनी है, फैक्चुअल नहीं लेनी है। फैक्चुअल के लिए ऑलरेडी आपके पास घटना चक्र है, तो घटना चक्र पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी का इमेज यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैंने इमेज नहीं दिखाया, इस बार इमेज के साथ भी आपके साथ आया हूँ। फिर उसके बाद क्या, मंथली करंट अफेयर से टॉपिक उठाइए कि कौन कौन से करंट अफेयर में टॉपिक चल रही है, जीन थ्योरी क्या है, फिर क्रिस्पस S9 क्या है। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें को देखिए, जिससे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछने की हो सकता है ज्यादा पूछा जाए। तो अब साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अप्लाइड नॉलेज के होते हैं, ना कि डीप में एक आपको ये बता दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसा नहीं होता है। ओके, फिर करंट अफेयर में चलते, करंट अफेयर में क्या है, तो सबसे पहली बात तो सब जन आई दृष्टि के भरोसे बैठे रहते हैं। अब एक हार्श रियलिटी में बता दूं, तो आई दृष्टि के भरोसे जो जो बैठा है ना, फेल है। अब आई दृष्टि के भरोसे मत बैठिए, मंथली मैगजीन लीजिए। सबसे पहली मैगजीन को जो प्रायोरिटी देनी है, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ना चाहते हो तो विजन आईएएस, और सिर्फ प्री ही पास करना है, आपकी जिंदगी में एकमात्र लक्ष्य है, तो एक ही मात्र बुक है उसके लिए, है क्रॉनिकल, जो पतली वाली थी वो पढ़िए, सिर्फ प्री पास होगा।
प्री के अलावा अगर आपको जिंदगी में कुछ नहीं करना है तो बात ही अलग है। प्री के लिए सिर्फ पढ़ना है तो क्रॉनिकल पढ़िए, मेंस के लिए पढ़ना है तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़िएगा। अगर दोनों को फोकस में रखना है तो तर्क आईएएस हमारी खुद की संगम मैगजीन आती है, संगम डेली करंट अफेयर भी आता है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहां से भी आपको मदद मिल जाएगी, है ना। अगर प्री पास करना है तो सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, क्रॉनिकल, बस। अब क्या करना है, मेक क्या करना है, थीम वाइज कंपाइलेशन बनाना पड़ेगा आपको कि भाई पॉलिटी में ऐसे, पॉलिटी के सिलेबस के हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको। तो एटलीस्ट इस तरीके से नोट बनाइएगा कि कम से कम प्रीलिम्स के 4 बार आप रिवाइज कर पाए। जब भी प्रीलिम्स होने वाला है उसके 1 महीने पहले तक आपने 4 बार रिवाइज कर लिया है, देन प्रीलिम्स खत्म होने के बाद, जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है, फिर आपको यही चीजें करनी है कि अब ये आपने नोट्स जो बनाए थे, यही नोट्स आपको मेंस में भी यूटिलाइज कर लेने हैं। अब यूपी स्पेसिफिक में 2 नोट्स है यहाँ पे। पहला है ध्येय आईएएस का, जो कि ये रही बुक, आपको दिख भी रही होगी। दूसरी है हमारी खुद की, जो कि बहुत जल्दी आने भी वाली है। तो ये दोनों बुक आपको प्रिफर करना है यहाँ से, और ये दोनों बुक से आप फोर श्योर आराम से निकाल लोगे मेंस, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेंस के ऊपर कुछ सजेशन दूंगा। तो अभी ये इसके ऊपर हम आते हैं स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला के ऊपर, थोड़ी देर में ही आते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पेसिफिकली डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे इसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ है कि जो 26 अक्टूबर से 26 अप्रैल तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना, 184 डेज है। मैं मई का महीना नहीं काउंट कर रहा हूं, क्योंकि वो एक महीना आपका है, उस एक महीने में आपको ही मेहनत करनी है, ना कि मैं उस दिन का भी बना दूंगा शेड्यूल। तो हर दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, सोसाइटी आपको 26 अक्टूबर से चालू करनी है, 25 नवंबर तक खत्म कर दी। 26 अक्टूबर तो गया, अब एक एक नवंबर से स्टार्ट करना है, 15 नवंबर तक चलाना है आपको, तो सोसाइटी आपकी खत्म हो जाएगी। 15 नवंबर आपका डी डे है, इस टाइम पे सोसाइटी आपकी खत्म हो जानी चाहिए। हिस्ट्री एंशियंट और मिडविल कब से, 16 नवंबर से स्टार्ट करनी है और 30 नवंबर तक आपको खत्म कर देनी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आपको 16 फरवरी से स्टार्ट करनी है और 5 मार्च तक खत्म कर देनी है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 6 मार्च से 10 मार्च, ये एक्सेप्शनल है, मगर कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आपको खत्म कर देना है। फिर ज्योग्राफी फिजिकल और फिजिकल इकोनॉमी, जो कि है 16 फरवरी से 15 मार्च तक खत्म कर देना है। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, दोस्तों लाइक की बहुत जरूरत है, और सब्सक्रिप्शन की भी। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज्यादा हमको मदद मिलेगी, ओके। तो प्लीज जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे चीजें बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। मैं ये चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, ना कि मेरा सिर्फ व्यूज बढ़े, मेरी सब्सक्राइबर बढ़े। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जितना डीप में पढ़ोगे उतना ज्यादा आप अवेयर होगे, ओके। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे जीएस 2 में, पॉलिटी हो गई 26 अक्टूबर से, मतलब 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक इसको भी खत्म कर देना है। फिर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को खत्म करेंगे 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। सोशल जस्टिस 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। फिर गवर्नेंस जो मैकेनिज्म है, इसको 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक खत्म करना, और इंटरनेशनल रिलेशन को 2 पार्ट में खत्म करेंगे, जो कि 16 दिसंबर में स्टार्ट होगा और 15 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। फिर जीएस 3 में इकोनॉमिक का जो बेसिक है, यहाँ पे आपको 16 पूरा, एक तो पहली बात तो 16 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक खत्म करना है। फिर इकोनॉमिक एडवांस जो वर्जन होगा वो 26 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक, 15 फरवरी तक आपको खत्म कर देना है। एग्रीकल्चर अलाइड में फर्स्ट फाइव से लेके 15 फाइव तक, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। इसी के साथ में साइंस टेक, जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा। और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो 16 फरवरी से लेके आपके 15 मार्च तक रहेगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल है, आप देख भी सकते हो, तारीख भी दिया। अब मैं इतना तारीख के साथ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कर पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सोसाइटी से किस तरीके से क्वेश्चन हर साल फ्रेमिंग हो रहा है, आईआर से कैसे हर साल क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहा है, तो इसके ऊपर से बात हो गई थी। अब आता है हमारा जीएस 3 का। तो जीएस 3 का मैंने ऑलरेडी एक कंपाइलेशन में आपको बता चुका हूँ, और जीएस 4 के लिए आपको सिर्फ देखिए, जीएस 3 के लिए बेसिक यहाँ पे आपको अच्छा करना है, सॉरी जीएस 4 के लिए एडवांस आपका एथिक्स केस स्टडीज होगी, प्रैक्टिस आपको अच्छे से दिखानी है, बतानी है। अच्छा, अब पेपर 5 जो कि हमारा यूपी स्पेशल, ये चालू करेंगे हम 11 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। बकायदा इसके लिए कम से कम नहीं तो नहीं 25 दिन से दिया गया है, 16 दिन दिया गया है। अब इस 16 दिन में हम कंप्लीट करेंगे टोटल। आपके पास अब एक समरी के फॉर्म में मैं बता दूं तो ये रहा आपके पास एक समरी, क्या है कि मंडे पॉलिटी आपकी होनी चाहिए, इकोनॉमिक, इस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए। लेकिन 26 से 30 नवंबर आपको आपका एक तो सबसे पहली बात है कि हिंदी भी अच्छे से हो जानी चाहिए। 1 से 31 दिसंबर तक आपकी ट्रांसलेशन, जो लेटर राइटिंग होगी, ये सब पे भी आपको काम कर लेना है। तो मोटा मोटा आपके सामने हिस्ट्री आपकी खत्म, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी आपकी खत्म हो जानी चाहिए 15 मार्च तक। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस सोशल जस्टिस आपका 15 फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। जीएस 3 आपका 10 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए।
और उसी के साथ में GS4 आपका 10 अप्रैल तक, फिर GS5 और 6 26 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका मोटा मोटा प्लान है, इस टाइम तक खत्म कर लेना। अगर आपको इसका PDF डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हर दिन का आपको टाइम टेबल मिल जा रहा है, सिर्फ आपको उठा के बस इसको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ओके। अब देखिए GS पेपर 1 में कौन कौन सी बुक रहेगी, जैसे कि मैंने बता दिया, एंशियंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री के लिए बता दिया हूं। फोकस यहाँ पे क्या रखना है, फोकस आपको थीम बेस्ड पे होना चाहिए, क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। हर चैप्टर वाइज पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम, इस तरीके से बनाइए, टेबल और फ्लो चार्ट को यूज करिए। और जब भी कोई भी GS1 में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको ट्राई करिए कि यूपी स्पेसिफिक से भी कनेक्ट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक ग्रोथ भी दिखेगा, और यूपी स्पेसिफिकली कनेक्ट होगा तो मेंस का ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ता है। और बिलीव मी, अगर आप मेंस लिखते समय यूपी का ही कोई कुछ नहीं ऐड कर रहे हो, अब यूपी PCS का एग्जाम दे रहे हो और यूपी के ही कुछ फैक्ट नहीं ऐड कर रहे हो, इवन GS का भी पेपर है, तो भी आपका मार्क्स कम होता है। ओके। ये टिप है जो मैं अपनी तरफ से दे दिया आपको। अब ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में फाउंडेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया NCERT है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए GC लियोंग भी है, मगर GC लियोंग में जो क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर है बस उतना पढ़िएगा, बाकी ऊपर का पूरा मत पढ़िएगा। तो आप 13 चैप्टर के बाद से है कुछ, वो आप जाके देख सकते हो, या तो कोई भी मुझे बुक का फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और पहली बात तो मैं इधर आया भी हूं आपकी मदद ही करने। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे मैसेज करिए, मैं बताऊंगा, मैं उसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और बिलीव में बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं मेरे साथ, और उनको फायदा भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, मैं उनसे सिर्फ पैसा ही ले रहा हूँ। ओके। कर लो मेहनत, वरना आपके ऊपर है। साल के साल बचे हैं, वो साल के साल आप खाली बैठिए, और फिर अगले साल तो आएगा ही, फिर अगले साल मेहनत करिए, फिर एक दो एग्जाम की तैयारी करिए, आपका आरओ वारओ फिर आएगा, फिर एग्जाम का चलेगा लहर, फिर जो कि यूट्यूब पे चल ही रहा है, हर कोई एक ना एक लहर लेके ही आ जाएगा, EPFO आने लग जाएगा, फिर आप उसके भी फॉर्म भरोगे। तो ऐसी चीजें मत करिए प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लियरिटी के लिए आपके लिए समझा रहा हूँ कि अभी से ही मेंस पढ़िए। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने मेंस की पूरी सीरीज चालू कर दी, आपको पूरी गाइड भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन मालूम नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है, मगर आप चाहते हो या तो एक साल अपना फिर से वेस्ट करना, तो करिए, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। चलिए, इंडियन सोसाइटी के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स है, क्लास की 12th NCERT और 11th की 12th की NCERT, ये दो चार बुक होगी जिसमें से 3 करनी है। मुझे मैसेज करिएगा, फोटो के साथ आपको बता दूंगा। हमारे खुद के भी नोट्स है, तर्क मेंस नोट्स है, बहुत इजीली कंसाइज फॉर्म में मिला है, वो आप भी देख सकते हो। योजना कुरुक्षेत्र के लिए मैंने संगम करंट अफेयर मैगजीन, उसको कवर कवर करवाया जाएगा। अगर खुद से करोगे तो और अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोला कि मेरी करंट अफेयर मैगजीन से ही करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो योजना कुरुक्षेत्र से करिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। GS पेपर 2 पे चलते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और IR के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत, पहले बता चुका हूँ। गवर्नेंस के लिए विजन IAS है, PIB है, तर्क नोट्स है, जिसको आप प्रिफर कर लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मंथली करंट अफेयर नोट्स है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब GS पेपर 3 आता है, GS पेपर 3 में आपको क्या क्या फोकस में रखना है, NCERT 11th से 12th की, जो कि अच्छे से कंप्लीट करनी है, बजट है, स्कीम्स है, ये सब आपको। इन्वायरमेंट के लिए मैंने बता चुका हूँ, साइंस टेक के लिए भी बता चुका हूँ। ओके। अब इथिक्स के लिए क्या है, एक तो विजन IAS का आता है, और तर्क IAS का मैंने खुद भी अपने आप से नोट्स भी दूंगा। जब आपको ये दोनों पढ़ के हो जाएगा तब जाइएगा लेक्सिकन पे। ओके। लेक्सिकन बहुत शॉर्ट है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन अच्छा रहता है, एक तरीके से आपको वहां पे मिल भी सकती है, मदद भी मिल सकती है। ऐसे पेपर के लिए तो आप कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन हमारी आ ही रही है, विजन IAS का खुद का ऐसे का भी आता है, हम भी ऐसे का कुछ ऐसे ही लाएंगे, तो जिससे आपको मदद भी मिल जाएगी। और एरिया, अब यूपी स्पेसिफिक के लिए मैंने बता दिया आपको, ध्येय IAS की बुक यूज करनी है, बहुत मदद मिलेगी। हमारी नोट्स बन रही है, जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, प्रीलिम्स की पढ़ाई पूरे साल भर नहीं होती है, पहली चीज तो अपने दिमाग में क्लियर रखिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रीलिम्स पूरे साल भर पढ़ूंगा तो आपका फेल होने का चांसेस भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो प्रीलिम्स पूरा साल भर मत पढ़िए, प्रीलिम्स तभी तक पढ़िए जितना आपको यूटिलाइज हो पाए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है मेंस। अभी सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेंस अगर आपने अच्छा कर लिया फरवरी तक, तो आपका एग्जाम निकलना सबसे ज्यादा क्लियर है। वरना तो अगले साल बचा है, फिर चाचा आके कुछ बोलेंगे, फिर आप रोओगे कि यार मैंने तो मेहनत किया, भगवान ने मुझे फल नहीं दिया। भाई भगवान क्यों फल देंगे, जब आप ऐसे लोग हो कि जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, या तो यूट्यूब पर जाएगा देख लेगा, हाँ आज ये वीडियो आया, आज मैं ये वीडियो देख लूंगा, तो इस एक वीडियो 12-13 घंटा देखने के बाद मेरा एग्जाम निकल जाएगा। आज इसने हिंदी का ऐसा बता दिया, मैं हिंदी देख लूंगा, मेरा निकल जाएगा। 16 घंटे का वीडियो देख लूंगा, मैं निकल जाऊंगा। सब टाइम वेस्ट है। जब तक खुद से नहीं मेहनत करोगे ना, तब तक कोई नहीं बचाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और
हमारा दक्ष का बैच है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैंने डिटेल में समझाया भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।